हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वीएमसी मेडिकल में आपका स्वागत है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब आप इंट्रोडक्शन देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब आप इंट्रोडक्शन देखते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान देना है, क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो। देखो पहला तो वही है बेटा, नॉमेनक्लेचर। अच्छा, ऑर्गेनिक का जो नीट एक्सप्रेस हमने लिया था तो उसके अंदर हमने काफ़ी जो टॉपिक लिए थे, आपको ध्यान होगा नॉमेनक्लेचर के ऊपर एक लेक्चर है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमेरिज्म, उसके ऊपर भी एक लेक्चर है। तो इन दोनों का आप वहां पर डिटेल से देख सकते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि ये सारी चीज़ें आप आराम से देख सकें, है ना। यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेशिंग ले लेंगे, कोई एक दो क्वेश्चन लेके ट्राई कर लेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी, रिविजन हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को ही हम बेसिकली आज एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे। और इंटरमीडिएट्स, यहां हमारा आज ज्यादा ध्यान रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और इंटरमीडिएट्स की तरफ। उसके बाद बच्चों प्योरिफिकेशन का टॉपिक है। इसके अंदर जो देखना है आपको, लजाइने टेस्ट, लेबिक टेस्ट, ये सारा ठीक है, क्रोमेटोग्राफी ना, सब्लिमेशन वगैरह सारी चीज़ें वहाँ देखनी है। तो वो आपको ये 5 टॉपिक अच्छे से करने होते हैं। किसमें भला? इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर की तरफ आते हैं। नॉमेनक्लेचर में लेट से अगर मैं आपको एक बात कहूं कि आपने इसका नाम लिखना है तो आप इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? देखो ये है क्या, ये मैंने बनाया क्या, CCl3 है, ये CH हो गया, CCl3, 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 इस प्रकार इसको लिखा गया है ना। अब ये चीज समझ लेना ध्यान से कि हमें सबसे पहले देखनी पड़ेगी लॉन्गेस्ट चेन। ऐसा क्यों? देखो मैंने आपको कहा था वो पंचांग फॉर्मूले में कि आपको देखना है पहला, क्या इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है, क्या डबल ट्रिपल बॉन्ड है, और वो नहीं है तो फिर लॉन्गेस्ट चेन की तरफ बढ़ेंगे और इस तरीके से यहां पर बात करेंगे। तो अब अगर देखें तो ये 3 क्लोरीन है, इसको और बढ़िया तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो और क्लैरिटी हमारे दिमाग में आ जाएगी। तो जब भी ये कंडेंस सा फॉर्मूला आए और आपको उलझन हो जाए तो आप कोशिश करें कि उसको ओपन फॉर्मूला बना लें, और ओपन फॉर्मूला बनाते ही आपके जहन में ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये सवाल बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत आनी नहीं है। अब बच्चों देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो रहा है, 1 2 3, पहले कार्बन को अगर लेते हो इसको, अच्छा ये तो दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है। पहले कार्बन पे अगर आप लेते हो इसको तो ये क्या हो गया, पहले पे 3 क्लोरीन लगे हैं तो 1 1 1। ये बात पूरी तरह ध्यान रखना कि जितने पोजीशंस होती हैं उन सबका नंबर देना जरूरी है। फिर क्या है, यहां पर क्या हो गया, 3 3 3, और ये मिला के कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। तो इसको लिख देंगे हेक्साक्लोरो, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब सेकंड पोजीशन पर ये लगा हुआ, H तो H ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, और ये लगा हुआ है ये। अब देखो ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। कैसे भला? अगर आप ध्यान से देखें तो इसके साथ ये कार्बन है और कार्बन के साथ खुद 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा 2, ठीक है, ब्रैकेट शुरू करना पड़ेगा, और ये खुद लिखना पड़ेगा 1 1 1 ट्राइक्लोरो, और ये खुद कौन है, मिथाइल। और ये पूरी चेन किसकी हो गई बेटा, प्रोपेन की हो गई। जिस तरह आप जानते हैं कि अब हम नाम लिखने के बाद चेक करते थे, आपने देखा हुआ नॉमेनक्लेचर वाले लेक्चर में मेरे, हम फिर अल्फाबेटिकली अरेंज करते थे जो सेम लेवल की चीजें होती थी, यानी प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकली लेके जाएंगे, और यहां पर आप देख रहे हैं तो वो ऑलरेडी वैसे ही अरेंज है, कोई ऐसी खास दिक्कत है नहीं। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर आपने देखा भी था। नॉमेनक्लेचर ये तो आपने देखा सीधे सीधे हैलोजन वालों का हो गया, हाइड्रोकार्बन का भी आप देखते हैं, एल्केन एल्कीन एल्काइन में देखते हैं। फिर याद होगा प्रायोरिटी हम देखते हैं, प्रायोरिटी टेबल हमने देख रखी है। तो नॉमेनक्लेचर के लिए मेरा फिर आपको सजेशन है, एक बार मेरा पूरा फुल लेक्चर देख लें ताकि आपके लिए बढ़िया हो जाए।
क्योंकि इस रिवीजन क्लास के अंदर हम जो बात कर रहे हैं कुछ प्रमुख चीज़ों के ऊपर करेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी कर चुके हैं उसे करने का फायदा है नहीं। तो अब हम आइसोमेरिज्म की जब बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म का भी आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, नहीं देखा तो फिर देख लें एक बार, नीट एक्सप्रेस में ही है बच्चों, 12th में लाइव सेशन चल रहे थे। कुछ बातों का यहां भी ध्यान रखना है। चेन आइसोमर्स कौन से होंगे, है ना, चेन आइसोमर्स कौन से होंगे, कुछ बातों का ध्यान रखो। चेन आइसोमर्स कौन से होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होंगे सर, वो तो ठीक है, बट जिनमें वर्ड रूट का चेंज आ जाए, जैसे अगर आप ये देखें ये हो जाए और आप ये देखें, अब मेरे दोस्त यहां पर कितनी प्यारी बात है, अगर इसका नाम देखते हो तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, इसका नाम क्या है, 2-मिथाइल प्रोपेन। इन दोनों में ध्यान से देखो चेन का फर्क आ रहा है, स्केलेटल का फर्क आ रहा है, स्केलेटल का फर्क आ रहा है, मतलब ढांचे का फर्क आ रहा है, और वर्ड रूट का फर्क है, ब्यूट है यहां प्रोप है। अगर वर्ड रूट का डिफरेंस आ रहा है तो ये चेन आइसोमर्स होंगे। ये क्लैरिटी वाला पॉइंट ध्यान रखो, पढ़ तो चुके हो, वो भी सब समझा चुका हूं मैं, बट अब इस पॉइंट पे ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या फर्क होगा, किससे पहचानोगे, चेन आइसोमर्स। और अगर आप पोजीशन आइसोमर्स की बात करते हो तो यहां पर चेन के ढांचे में कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार ये कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, तो ये 1-क्लोरो है, प्रोपेन के लिए 1-क्लोरो है, और ये 2-क्लोरो है दोनों प्रोपेन ही, है दोनों प्रोपेन ही। तो यहां पर देख रहे हो इस साइड चेन यानी कि सब्स्टिट्यूएंट की, एक लोकेंट की पोजीशन बदल रही है। अच्छा, लोकेंट ना हो के ये फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, यहां ये OH हो गया, मतलब साइड चेन ना हो के, सब्स्टिट्यूएंट ना हो के ये फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन 1-ऑल, and this will be my propane 2-ऑल। So now the situation is pretty clear। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये अगर आप देख रहे हैं OH की पोजीशन बदल रही है, यहां पर क्लोरीन की पोजीशन बदल रही है, तो ये सेट आपस में पोजीशनल आइसोमर है, ये सेट आपस में पोजीशनल आइसोमर है। परंतु यदि हमारे पास इस प्रकार की गतिविधि हो जाए, यहां पर बच्चों अब दिलचस्प बात यह आ गई है कि ये तो एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, यानी ये पोजीशनल आइसोमर नहीं है, है ना। आपको लग रहा है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाएगी, नहीं, डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलने का यहां मुद्दा नहीं है, यहां मुद्दा है कि फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिटी ही बदल गई है ना। तो इन दोनों को जहां पर अगर आप देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिटी ही बदल जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, याद आ रहा है, फंक्शनल आइसोमर। ये अब जो बता रहा हूं ना, ये मुद्दे जानते आप हैं, बट ये इस तरह से समझना था क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब क्या होता है, अगर मैं आपसे कह दूं, ध्यान से सुनना सारे, फंक्शनल आइसोमर के अंदर सेकेंडरी सफिक्स बदलता है, और सेम अगर सेकेंडरी सफिक्स है तो वो एक ही टाइप का फंक्शनल आइसोमर है। यानी अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब मेरे पास है ये ब्यूटेनोइक एसिड, और अब मैंने इसका एक फंक्शनल आइसोमर बनाया, जैसा हम भली भांति जानते हैं कि यहां पर एल्डिहाइड जो रहने वाला है वो मेन होने वाला है, और ये एज अ प्रीफिक्स आ जाएगा। तो एज अ प्रीफिक्स आएगा तो क्या हो जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब यदि मैं इसको ऐसे रखते ही यहां कर दूं, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं, ये भी दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं, परंतु ये और ये आपस में अब पोजीशनल आइसोमर हो गए हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्योंकि इन दोनों का ही नल आएगा।
इन दोनों में ही देख रहे हैं अल आ रहा है, तो अल आ रहा है तो इनका सेकेंडरी सफिक्स सेम है, तो ये एक्चुअली फंक्शनल आइसोमर नहीं है ना। हाँ, अगर आप ये बना दें, अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन। यहां पर अब कहानी क्या है मेरे दोस्त, कि यहां पर अब ओन आ गया और यहां पर अल अल था, ये ओन आ गया, तो देखो यहां पर था ओइक एसिड, यहां था अल और यहां है ओन, इन तीनों का सेकेंडरी सफिक्स बदल रहा है, कीपिंग द फॉर्मूला कांस्टेंट। ये अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठाओ, कीपिंग द फॉर्मूला कांस्टेंट, सेकेंडरी सफिक्स चेंज हो रहा है। तो ये वाला, यस, ये वाला और ये वाला, ये आपस में तीनों क्या हैं, ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं। यानी इन 4 के सेट में 3 ही ऐसे जो फंक्शनल आइसोमरिज्म में आएंगे, इनमें से एक आएगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में क्या सेम है, इन दोनों का आपस में सेकेंडरी सफिक्स सेम है। ये आइडेंटिफिकेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें आ रही। अगर मैं मान लेता हूं कि अब कोई ऐसा मेरे पास आ जाए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास अब आ गया ये, अब देखो बड़ी सीधी सी बात है, इसके अंदर अगर मैं समझूं CH3 CH2 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 CH3, नाउ दिस इज माय ईथर। क्या है बच्चों मेरा ये है बालकों ईथर, है ना। तो नाउ द कॉन्सेप्ट इज, इसका नाम कैसे करूंगा मैं, इसका नाम कर दूंगा मैं 1-इथॉक्सी प्रोपेन। इसी को अगर मैं चाहूं तो 1-मेथॉक्सीब्यूटेन भी कर सकता हूं, 1-मेथॉक्सीब्यूटेन भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इसका मतलब 1-इथॉक्सी प्रोपेन और 1-मेथॉक्सीब्यूटेन, इसमें देखो ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट, अब ये कार्बन की चेन नहीं है सेम। अब आपके मन में आ सकता है सर हम इन दोनों को पोजिशनल आइसोमर क्यों नहीं कहते, क्योंकि भैया यहां पर कार्बन की चेन थोड़ी, ये 4 वाली है, ये 3 वाली है, बीच में ऑक्सीजन आ गया और ऑक्सीजन ने इस चेन को छिन्न भिन्न कर दिया, तोड़ दिया। तो इसका मतलब अब हम इसको एक्चुअल ढांचे की तरह नहीं ले सकते ना, ढांचा होता तो कार्बन का होता, अब तो ऑक्सीजन आ गया बीच में। तो इसका मतलब इसे पोजीशन आइसोमर के तर्ज पे हम नहीं देख सकते, चेन नहीं कर सकते क्योंकि ढांचा बीच में ऑक्सीजन आ गया है, और फंक्शनल तो कदापि नहीं बिकॉज दोनों ही ईथर हैं। तो अभी नया नाम हमें देना पड़ा, इसका नाम था मेटामेरिज्म। हमेशा ध्यान रखना मेटामेरिज्म में कोई भी एक ऐसा, पूरी डिटेल जानने के लिए आप देखें फिर से मेरा वही नीट एक्सप्रेस का लाइव लेक्चर, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। तो बेटा यहां पर जो मेन बात ध्यान देनी है वो देनी है कोई पॉलीवेलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, और यद्यपि अगर आप देखें तो कीटोन भी हो गया, रे ये वाला भी इधर मूव कर जाएगा तो नाम चेंज हो जाएगा। ये क्या है, ये है हेक्सेन 3 ऑन, हेक्सेन 2 ऑन, वो आपस में क्या हो जाएंगे, मेटामर्स। यानी एक ऐसा सेंटर जो अपने दोनों तरफ की कार्बन चेन को एक्सचेंज कर सकता हो, बदल सकता हो, उसे ही कहा जाता है मेटामर। कोई दिक्कत तो नहीं। तो मेटामेरिज्म के लिए ये एक एसेंशियल क्राइटेरिया है। देन टॉटोमरिज्म की अगर बात करते हो, देखो जनरली लोग कहते हैं कि टॉटोमरिज्म डायरेक्ट नहीं है, देखो कन्वर्जन में भी है, नेम रिएक्शंस में भी है और आ जाता है, तो आपको टॉटोमरिज्म मालूम होना चाहिए। और कोई बहुत बड़ी परेशानी भी नहीं है, जनरल सी बात है, सिंपल लेके समझो और उससे जो क्वेश्चन बिल्ड होगा उसको समझ लेंगे। ये एक्चुअली में है फंक्शनल आइसोमर ही, अगर शॉर्ट में समझा जाए तो ये एक्चुअली में है तो क्या, फंक्शनल आइसोमर। ये इनॉल हो गया, ये कीटो हो गया। इनॉल कैसे हो गया, लोग कहते हैं इनॉल को नया नाम है, नहीं नहीं भैया, प्रॉप 1-in-2-ol है, इन ऑल है इस तरह से, ठीक है। तो देखो एक्चुअली देखा जाए तो कीटोन और इनॉल है ना, दोनों फंक्शनल आइसोमर ही तो हुए। अब वो कैसे, अभी जाना है आपने, इन दोनों के अंदर सेकेंडरी सफिक्स डिफरेंट है ना, तो सेकेंडरी सफिक्स डिफरेंट होने की वजह से फॉर्मूला सेम है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। अब टॉटोमर अगर आप कहते हो तो टॉटोमर क्या होते हैं, टॉटोमर्स होते हैं सेम फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बट ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए डायनामिक इक्विलिब्रियम।
डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं ये। और होते क्या है? फंक्शन आइसोमर्स, ये भी ध्यान रखना। होते क्या है ये? इसमें दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, वो पूछेगा कौन सा टॉटोमेरिज्म कर सकता है। ये जो मेरे पास कीटोनिक कार्बन है, इसके साथ वाले कार्बन पर H होना चाहिए और ज्योमेट्रिकली वायबल भी होना चाहिए। दूसरा सवाल क्या बनता है इसके अंदर? दूसरा बनता है कि इनॉलिक और कीटोनिक फॉर्म में से कौन ज्यादा एग्जिस्ट करेगी, तो वही करेगी ज्यादा स्टेबल होगी। मैंने समझा भी रखा है उस लाइव क्लास में कि ये जो होता है, ये बॉन्ड ये पोलर हो रहा है और ये C डबल बॉन्ड C, तो वो वाला बॉन्ड कैसे ज्यादा स्टेबल है। तो इस वजह से जनरली कीटोनिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। परंतु एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, परंतु ये अगर कीटोन है तो इसका अगर आप देखोगे तो यहां पर आप ध्यान से देखो, ये मेरा कीटोनिक फॉर्म है, ये मेरा कीटोनिक फॉर्म है और ये मेरा अगर हम देखें तो इनॉलिक फॉर्म है। तो कीटोनिक से इनॉलिक की अगर हम जा रहे हैं, बात सब ध्यान से देखें तो यहां पर देखो एरोमेटिसिटी आ रही है। फिनॉल बन रहा है ना, फिनॉल बन रहा है, ये अपने दिमाग में रखना, फिनॉल बन रहा है। तो फिनॉल बेसिकली आर दी मोस्ट स्टेबल इनॉल्स। फिनॉल अगर मोस्ट स्टेबल इनॉल है, इसका मतलब यहां पर अगर देखा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो एग्जिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना टॉटोमेरिज्म के लिहाज से। उसके बाद बच्चों, तुम्हारा जीआई पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ध्यान रखना, ये दोनों ब्लॉक्ड कार्बन है और दोनों ब्लॉक्ड कार्बन पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर मान लीजिए CH3 आया, यहां पर CH3 आया, यहां पर Cl आया, यहां पर Cl आया। अगर आप वहां ध्यान से देखेंगे तो मैंने ये सब वहां बहुत डिटेल में लिया है, परंतु अभी भी अगर टाइम नहीं है, शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हो, तो ये वो सारे फैक्टर हैं जो दिमाग में होने चाहिए। ध्यान से देखो, इस ब्लॉक्ड कार्बन के चारों तरफ अगर मैं देखूं, ये यहां ब्लॉक्ड हो गया, इधर CH3 है, इधर Cl है, इधर CH3 है, इधर Cl है, दोनों CH3 साथ साथ हैं, दोनों Cl साथ साथ हैं, तो ये सिस आइसोमर है। और इसका सेकंड क्या कंडीशन हो सकती है कि इसमें से मान लो एक घुमा दो, ए वाला घुमा दिया, घूमेगा नहीं क्योंकि फ्री रोटेशन पाई बॉन्ड के अंदर नहीं, बट आपको एक सेकंड सिचुएशन मिलेगी, सेकंड प्रोबेबिलिटी है, तो एक सेकंड आइसोमर है ये, और ये डायगोनली है, तो ये ट्रांस हो गए। क्या होगा बच्चों? ये ट्रांस। ध्यान रखना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी ब्लॉक्ड कार्बन है उसके दोनों डिफरेंट ग्रुप हो। यानी अगर मान लीजिए ऐसा होता तो इस वाले कार्बन के एक तरफ दोनों H हैं, तो मैं बना भी दूं तब भी तो यही बन जाएगा। अगर मैं इसको मान लो H को घुमा भी दूं, H को घुमा भी दूं, ऊपर वाले H को, नीचे वाले H को, तो क्या फर्क पड़ा? क्या कोई दूसरी चीज आई क्या? इन दोनों घुमा लूं तब भी सेम ही आ गया। तो इसका मतलब अगर किसी भी ब्लॉक्ड कार्बन वो कार्बन जो रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है, इस पे डबल बॉन्ड है, अगर उस पे दोनों ग्रुप सेम लगे हैं तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, तो ये नहीं शो करेगा। तो ये ध्यान रखना, रिस्ट्रिक्टेड कार्बन पर मस्ट कंटेन टू डिसिमिलर ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप, दिस यू मस्ट रिमेंबर, ये बहुत जरूरी है इसके अंदर। चलिए, तो ये हमने एक फिर से ब्रीफ ले लिया आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर हम ध्यान से देखें, फिर से आ जाओ, वो रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने समझाया, बट ये फिर शॉर्ट में समझा रहा हूं। आइए इस बात को चर्चा करते हैं कि कार्बन भैया के विषय में तो हम जानते हैं कि ये जो प्राणी है, ये प्राणी तो बेसिकली शेयरिंग करते हैं, और अगर ये शेयरिंग करते हैं मेरे दोस्त, तो इनके अंदर रिएक्शन की भयानक इच्छा क्यों है? इतनी भयानक इच्छा कि इतनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी। और भयानक इच्छा तभी हो सकती है जब चार्ज हो, बेचैनी हो। तो क्या इनके अंदर भी कोई बेचैनी आती है?
ये जो बेचैनी वाला सिद्धांत है इनके 3 इंटरमीडिएट के बनने का, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे ही आता है। मान लीजिए कार्बन भैया जुड़े हुए हैं क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कार्बन से, तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिसकी वजह से इस पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस रहेगा, और जैसे ही मौका मिला तो Cl बॉन्ड को तोड़ के चला जाएगा। जाने वालों को कौन रोक पाया है? तो इसकी वजह से यहां पर क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा कार्बोकैटायन। यहां बन जाएगा कार्बोकैटायन। और देखो, यानी हमने ये बोला, और ये जो बन रहा है ये एक इंटरमीडिएट है, यानी ये रिएक्शन के दौरान बनेगा। अब ये प्लस बन गया, और अब अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर कार्बन के साथ अगर लग गया सोडियम, कोई मेटल लग गया, आपने देखा भी था ना वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या निकलता है? CH3 माइनस, है ना? तो ठीक वैसे ही अगर यहां देखें ये लगा हुआ है तो इस पे प्लस और इस पे माइनस, तो ये मुझे क्या दे सकता है? ये मुझे CH3 माइनस दे सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी ध्यान से समझ लेना, RMgX, यहां पर क्या निकलता था? R माइनस, कार्बन आयन। और अगर दोनों ही इस प्रकार होते और वाया हीट और सब मेथड आप इस बॉन्ड को ब्रेक करते, ये होमोलिटिक क्लीवेज शो करते, और अगर होमोलिटिक क्लीवेज शो करते तो यहां पर क्या बन जाता? फ्री रेडिकल। तो कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल, दिस इज अगेन अ वेरी हाई रिएक्टिव स्पीशीज। तो इन तीनों की वजह से एक बेचैनी आ रही है, और जैसा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा से कहता रहा हूं कि रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां। यानी जैसे ही कहीं चार्ज आएगा, कोई बेचैनी आएगी, तो रिएक्शन होना लाजमी है, ये होनी है। तो अब अगर कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बन आयन बनेगा या फ्री रेडिकल बनेगा, तो उस केस में अब यहां पर रिएक्शन होगी, और जो रिएक्शन होगी वो सिर्फ इसी मुद्दे पे होगी कि इस चार्ज को किस तरह मिनिमाइज किया जा सके। आइए एक चर्चा लेते हैं कार्बोकैटायन की, कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का अगर आप बात करते हैं तो वो किन मुद्दों पे रहेगी? याद करो, रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस समझाया है। उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को अब हम लेने वाले हैं। सो दोस्तों, जैसा हम कह रहे हैं इसी को जरा समझते हैं, एक बार फिर से एक रिव्यू करते हैं। भाई ये बहुत ही फेमस एक रिएक्शन है जिसके विषय में आप जानते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, रिएक्शन वहां बेचैनी जहां। दूसरा पॉइंट भी बहुत ही प्यारा पॉइंट है, आपको इस तरह लेके चलना है कि सारी रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है। अपने आप में ये बहुत प्यारे 2 पॉइंट हैं जो ज्यादातर रिएक्शन सवालों को आपके लिए आसान कर देंगे। तो यहां पर अब सिचुएशन क्या है जरा समझना। ये जो हमारे सामने ये भाई साहब हैं, इनका नाम है प्रोपीन। प्रोपीन के पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा दिख रही है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। ये देखें तो सैचुरेटेड आदमी है, संत आदमी है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। यहां पर अनसैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है, बेताबी है, रिएक्शन के लिए जा रहे हैं, और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा। और किसको बुलाएगा? एसिड को। इस तरह सोचो, ज्यादा टेंशन नहीं। एसिड बुलाएगा तो भैया HCl बुला लिया, HBr बुला लिया, है ना। फिर आपने देखा था कि किस तरीके से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, वहां BH3 बुला लिया। तो यानी ये किसी भी एसिड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। H2O डाल दोगे तो HOBr बुला लेगा। यानी कि अब इस प्रकार अगर चलूं तो अगर ये H+ को बुला ले तो यहां प्लस आ जाएगा, और ये बुला ले तो यहां प्लस आ जाएगा। तो इस प्रकार 2 कार्बोकैटायन का निर्माण हो जाएगा। और हम भली भांति देख सकते हैं कि अगर देखें तो यहां पर 2 प्लस आई ग्रुप वाले हैं, यहां पर 1 प्लस आई ग्रुप वाला है। तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिहाज से सेकेंडरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी कार्बोकैटायन में सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाइपर कंजुगेशन के लिहाज से भी 6 अल्फा H हैं, 6 अल्फा H, और यहां पर 2 अल्फा H हैं।
तो दोनों सूरत हाल, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन की जो वेटेज है वो इंडक्टिव से ज़्यादा रहेगी। ऐसा मैंने क्यों कह रहा हूं, मैंने तब समझाया भी था, जरा ध्यान से देखिएगा। तीनों जो इफेक्ट हैं, इंडक्टिव जो है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा पाई में ऑपरेट करता है, रेजोनेंस पाई में ऑपरेट करता है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखनी है, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड वीकर द इफेक्ट। कितनी प्यारी लाइन ना, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त में बड़ी गहरी दोस्ती है, और कोई कितनी भी तुम्हारे बीच में आग लगाए उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। ठीक वैसे ही स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड वीकर द इफेक्ट, जैसे इंडक्टिव सिग्मा के थ्रू ट्रेवल कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड स्टेबल स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो इसका मतलब इंडक्टिव सबसे वीक इफेक्ट है और रेजोनेंस सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग क्या है, पाई, और पाई जो है वो वीक बॉन्ड है। तो स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड वीकर द इफेक्ट, यानी जिसका बॉन्ड वीक होगा तो उसका इफेक्ट स्ट्रांग होगा, इसलिए हम प्रायोरिटी में रेजोनेंस को ज्यादा देते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इंडक्टिव। बड़ा सीधा सा राज है। तो क्योंकि अब ये इंटरमीडिएट मेरा ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा देर तक ठहरेगा तो इस पे Cl- के आने के चांस ज्यादा होंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन, और यहां बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। अब आपको ये बात पता है कि ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि भैया मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या है? कुछ नहीं है। कौन पहले आया, किसकी वजह से रिएक्शन हुई? H+ की। भाई इसकी बेचैनी क्या थी? ये बेस था ना, किसको बुलाएगा? एसिड को। एसिड कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन व्हिच प्रोसीड्स बाय द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को वेटेज ज्यादा देनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, इस तरह से एग्जांपल लिया और हमने समझा कि किस तरीके से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी रिएक्शन के अंदर अपना प्रभाव डालेगी। और ठीक वैसे ही फ्री रेडिकल की हो जाएगी, है ना। एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन भी समझाया था मैंने, वो खाली HBr में होता है। उसमें खाली एक चीज ध्यान रखना कि HBr के अंदर ही फ्री रेडिकलाइजेशन हो सकता है, बस ये है। तो ये कुछ इंटरमीडिएट की बात हमारी चल रही है रिएक्शंस के अंदर। और आपने देखा फ्री रेडिकल किस प्रकार होगा, है ना। फ्री रेडिकल किस प्रकार होगा ये भी देख लेते हैं। भाई देख लो, CH3Cl की रिएक्शन, ये कुछ प्रमुख रिएक्शंस है ना, मार्कोनिक ऑफ, एंटी मार्कोनिक ऑफ, ये कुछ प्रमुख रिएक्शंस हैं। तो यहाँ बता ही रहा हूँ। देखो अब CH3Cl है ना। यहाँ पर अब आपने क्या करा, सोडियम भैया ले लिए। सोडियम भैया ने अपने आप को 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में आराम से कर लिया। यहाँ पर डेल्टा प्लस है, यहाँ पर डेल्टा माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और ये बॉन्ड टूट गया। दूसरा जाएगा तो ये CH, यहाँ पर ऐसे ये CH3 हो गया और ये ऐसे हो गया। मान लो 2 में कर दिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में कर दिया तो 2 फ्री रेडिकल बन गए, 2 Cl-, ये 2 Cl- इसके साथ चले गए और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में लग गए और ये बना दिया C2H6। ये वुड्स का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। और अगर वुड्स का हमें देखना है SN2 मैकेनिज्म, कुछ बड़ी बात नहीं है, कितनी सिंपल बातें, ज़्यादा शोर मचाने की, है ना, दिमाग को तंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखो, समझो, काम हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, मैंने माना कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, 1 इसको दिया। क्यों दिया? क्योंकि इस पे प्लस था, डेल्टा प्लस था, है ना। जब तक भूख होगी नहीं रोटी खाओगे कैसे? जब तक प्लस आएगा नहीं, नेगेटिव बुलाओगे कैसे, है ना। तो ये आ गया। ये बहुत गहरी बात है। जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि हमारे अंदर कोई कमी है, हमें ज्ञान की जरूरत है, तब तक हम सीख कैसे पाएंगे? खुद ही ज्ञानी बन के अपना ढिंडोरा पीटते रहेंगे तो ज्ञान आएगा कहां से? तो जब तक प्लस आएगा नहीं तो नेगेटिव आएगा कहां से? तो आ गया नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। अब आ गया तो यहाँ बॉन्ड तोड़ के Cl- बाहर हो गया और ये फ्री रेडिकल जुड़ गए। ये भी तो हो सकता था कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते, और दोनों ही मिल जाते तो यहां पर बन जाता ये मेरे पास एक इस प्रकार। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये SN2 मैकेनिज्म से चला जाता और इथेन बन जाता। ये थोड़ा सा मैंने ऐसा समझा दिया कि वुड्स रिएक्शन एक प्रोमिनेंट रिएक्शन है, वैसे मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में सारा समझाया है। तो ये आप देखें तो ये वुड्स का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और ये वुड्स का SN2 मैकेनिज्म है, क्योंकि यहां पर ये अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, यहां पर ये एज अ फ्री रेडिकल कर रहा है। तो देखो
ये कितनी खूबसूरत तरीके से आप समझ सकते हो कि इंटरमीडिएट किस तरह से रिएक्शन को प्रभावित करेंगे, है ना। ये बातें यहां पर रखनी है। जरा आप कुछ सवाल देख लो। अब ये सवाल देख लो, है ना। ये सवाल कहां से है? ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस, 2024 अभी आया था। आज लास्ट ईयर जब नीट को लेकर थोड़ी सी परेशानी हुई थी तब ये सवाल आया था। ऑन हीटिंग some solid substances change from solid to vapor state without passing through liquid state. The technique used for purification of such solid substances based on the above principle. देखो, यानी कितना ही प्यारा सवाल है कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जा रहे हैं। भैया ये तो सब्लिमेशन कहा जाता है। कितना ही सीधा है। अब समझ में आ रहा है? देखो 720 क्यों ही आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि यहां पर सीधा सीधा सब्लिमेशन का 8th 9th में भी आप ये चीज जानते हैं। तो ये डायरेक्ट सवाल था। द नंबर ऑफ बॉन्ड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो चलो ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पायरिडीन। तो यहां पर बेटा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पायरिडीन की जब बात की जा रही है, पायरिडीन क्या मस्त चीज है। देखिए, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाता है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है जहां पर कार्बन के अतिरिक्त कोई और भी आ जाए। देखो होमो माने क्या? सेम एलिमेंट से बन जाए। तो अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है सेम ही एलिमेंट से, जैसे बेंजीन है कार्बन से बन रहा है, परंतु यहां पर ये हेट्रो, क्योंकि यहां पर एन हो गया ना, तो अब ये एटम डिफरेंट हो गया। ये कार्बन था, ये कार्बन था, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये नाइट्रोजन, अभी डिफरेंट हो गया मामला, है ना। अब इसके अंदर आप देखें, पूछ रहा है हमसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो अब आप देख सकते हैं 5 कार्बन है, और अगर आप देखें तो ये सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 7 8 9 10 11 हो गए हैं। पाई तो 3 ही दिख रहे हैं, और एक यहां पर मिल रहा है आपको ये लोन पेयर। तो कितना आसान हो गया। और ध्यान रखना, यहां पर अगर मैं आपसे एक सवाल कर लूं, रिवीजन क्लास तो चली रही है, आप मुझे बताइए ये हो गया मेरे पास और एनिलीन हो गया मेरे पास, तो इन दोनों की बेसिसिटी के विषय में आपका क्या विचार है? क्या लगता है कौन बढ़िया बेसिक है, कौन वैसा है? अब देखो यहां पर कितनी प्यारी चीज है। मैंने कहा ना ज्यादातर एसिड बेस के ऊपर ही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई बेस है तो वो बेस क्यों है? वो लोन पेयर दे सकता है इसलिए बेस है। तो पहली कंडीशन क्या है कि उसके पास लोन पेयर हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वो लोन पेयर देने की इच्छा रखता हो, है ना। जैसे आप इस क्लास में बैठे हैं तो मेरी आपसे क्या दरख्वास्त है, क्या मेरी रिक्वायरमेंट है कि आप फोकस करके इस क्लास को देखें। आपका ध्यान इस क्लास में हो, बट आपका ध्यान मान लीजिए किसी और गतिविधि में लग गया है। आप ऑनलाइन देख रहे हैं, अचानक से फोन पे नोटिफिकेशन आ गया है, कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपका ध्यान हट गया। तो अब आप जिस लक्ष्य से, जिस उद्देश्य से बैठे थे वो पूरा नहीं होगा। ठीक वैसे ही अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में घुस जाएगा, है ना। वो चला जाएगा कॉन्जुगेशन में। हम बेसिसिटी की बात कर रहे हैं और इसका जो लोन पेयर है वो घुस गया कॉन्जुगेशन में। इसमें नहीं जा सकता, यहां पर ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहीं पर स्टैटिक है। तो जिसकी वजह से ये बढ़िया और ये बेकार हो रहा है। ये दे सकता है ना बढ़िया से, है ना। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी क्या करता है इस बारे में कमेंट बॉक्स पे इसी समय लिख दो, समझ में आ जाएगा कि तैयारी है या नहीं। चलिए, तो ये सवाल यहां होता हुआ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन लजाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। देखो जो लजाइन टेस्ट है, अभी एनसीईआरटी से पढ़ भी लेंगे, समझा भी रखा है, फिर देख लें एक बार। वो क्या क्या बता देता है? वो बता देता है नाइट्रोजन के विषय में, वो सल्फर के विषय में बता देता है, और बता देता है वो ClBrIF नहीं बताता, ध्यान रखना। इनका डिटेक्शन है, पर ध्यान रखना ये NaCN बनाता है, यानी कि कार्बन के साथ बॉन्डेड अगर नाइट्रोजन है तो लजाइन टेस्ट काम कर जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको कह दूं, झट से इसका नाम कमेंट बॉक्स में डाल दो, क्या है ये? अरे सही डाला रे, हाइड्राजीन। और फिर डालो कहां यूज हुआ था ये, वीडियो रोक के, वोल्फ किश्नर रिएक्शन के अंदर यूज हुआ था ये, ठीक है। तो आप वीडियो रोक के आंसर करा करो बच्चों। तो ये हो गया वोल्फ किश्नर रिडक्शन में यूज हुआ था। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो साइनाइड नहीं बन सकता है, तो लजाइन टेस्ट इसमें फेल हो जाएगा। ये फेल कहां होता है ये ध्यान रखना।
So in Lazine extract of an organic compound, both these are present, which gives blood red color with this. अरे भाई साहब ये देख लो, ये देगा ब्लड रेड कलर, ठीक है ना। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के सवाल होते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं देगा, तो ध्यान रखना जहां पर साइनाइड बनने की संभावना ना हो, यानी कार्बन से अटैच ना हो, उस नाइट्रोजन को नहीं बता पाता लजाइन टेस्ट, जैसे कि हाइड्रोजीन था। So now, among the given option, which of the following molecule ion act as a Lewis acid? देख रहे हैं आप, जो सवालों की आप देख रहे हैं जो आ रहे हैं वो एसिड बेस पे ही आ रहे हैं, घुमा फिरा के एसिड बेस पे लेके जा रहा है। तो अगर मुझे लुईस एसिड देखना है तो सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि भाई लुईस एसिड और लुईस बेस होते क्या है। आपको फटाफट अगर ये याद है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर याद नहीं है, सोचना पड़ रहा है, तो बेटा जितनी टाइम लग रहा है सोचने में उतनी बत्ती लग चुकी है आपकी। लुईस एसिड वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अच्छा, एक्सेप्ट कब करोगे? जब ये मानोगे, देखो एक्सेप्ट तब करोगे जब ये मानोगे कि आपके अंदर कोई कमी है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आप तभी हो सकते हो जब आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हैं तो आप लुईस एसिड नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक आप मान नहीं रहे कि कमी है किसी चीज की तो आप गेन कैसे करोगे भाई। और यहां पर आप तभी हैं जब आप इलेक्ट्रॉन रिच हैं, है ना। तो अब मुझे इस सवाल में ढूंढना क्या है, मुझे ढूंढना है लुईस एसिड यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज क्या H2O है? नहीं। BF3 है? हाँ जी है। तो ये हो गई, ये तो नेगेटिव ही है, ये भी लोन पे लेके बैठे हैं, तो ये तो भाई न्यूक्लियोफाइल और बेस में चले गए। ये अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो BF3। एक बात ध्यान रखना, ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15, इनके जो हाइड्राइड हैं लाइक BH3, ALH3, इनके हैं CH4, इनके हैं NH3, ये डेफिशिएंट है। 13 वाले डेफिशिएंट हैं, तो 13 वाले डेफिशिएंट हैं, इस वजह से एसिडिक नेचर शो करते हैं, ये ध्यान रखना। ये है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, जितने चाहिए थे उतने ही मेरे दोस्त, और ये है इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये एसिड है, ये बेस है, ये प्रिसाइज है, इनको नहीं कुछ चाहिए, तो इसका मतलब BF3 आपका यहां पर ऑप्शन होता हुआ। यहां आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीशीज, द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीशीज विच ओबे हक्कल रूल इज। तो एक बार जानकारी फिर से ले लेते हैं, हक्कल रूल क्या है, ये सवाल इस पे आया हुआ है, देख लें। हक्कल रूल के हिसाब से आप एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को देख सकते हैं। 3 तरह कंपाउंड हैं, एरोमेटिक जो कि आप देखेंगे, या फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। स्टेबिलिटी में एरोमेटिक, फिर नॉन, फिर सबसे बुरे एंटी। सो अब आप देखते हैं कि एरोमेटिक कौन कौन से होते हैं। एरोमेटिक के लिए 2 कंडीशन आपने जस्टिफाई करनी है। पहला ये कि ये प्लेनर हो, और प्लेनर से मतलब है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, सारे कार्बन, आप ये पकड़ के काम कर सकते हैं। दूसरा, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करें, जिसमें n क्या हो मेरे बच्चों, n 0 हो सकता है। अगर n 0 हो गया तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, n 1 हो जाए तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, n 2 हो जाए तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, n 3 हो जाए तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इतने में काम आपका हो जाएगा। अच्छा, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं? जो पहली कंडीशन तो यही फॉलो करें, प्लेनर, सारे क्या हों, sp2 हाइब्रिडाइज, बट सेकंड कंडीशन हो जाएगी 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर तुम n0 तो ले नहीं सकते, n1 से शुरू करोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे जाओगे। तो यहां पर हमें बताना है कि एरोमेटिक, हक्कल यानी एरोमेटिक बताना है। इसमें मिल रहा है येस और नो, सारे मिल रहे हैं जी, ये मिल रहा है जी, सारे देख रहे हैं हाँ बिल्कुल। ये कॉन्जुगेशन में अगर 6 पाई हो गए, इसमें नहीं है, यहाँ 4 पाई हो गए, तो ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये तो नहीं हुए।
ये हुए क्या? नहीं, 4 हैं, ये भी नहीं हुए। ये हो जाएगा? हाँ जी हो जाएगा। तो कितने बताने थे नंबर? 1 2 3 हो गए। ये नहीं हुआ, है ना, ये आपको मालूम है कि प्लेनर नहीं होता। तो 3 हुए और ये 4, तो 4 आ गया आंसर। अब नॉन एरोमेटिक का भी लिख ही देता हूं तो बढ़िया रहेगा। नॉन एरोमेटिक में पहली कंडीशन ही वैलिड नहीं होगी, यानी सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही नहीं होंगे। क्लियर है? स्टेबिलिटी ऑर्डर में ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। Assertion: chlorine is an electron withdrawing group, but it is ortho para directing in electrophilic aromatic substitution. बच्चों याद है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? देखो बेंजीन के संदर्भ में अगर आप जाते हो तो ये जो क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन की अगर बात करते हो तो ये बहुत बढ़िया -I ग्रुप है, ये खींचेगा और इतना बढ़िया खींचेगा कि ये डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। देखो बेंजीन हम जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल को ही अपनी तरफ बुलाता है। जो एडिशन करता है वो एडिशन करने से इसकी एरोमेटिसिटी लूज होती है, तो ये झट से एलिमिनेट कर देता है। तो एडिशन एलिमिनेशन साथ में होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो इसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना जी। तो उस केस में अगर जो भी ऐसा ग्रुप आए, जो भी ऐसा ग्रुप बेंजीन के साथ लगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ाए, वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का एक्टिवेटर होता है, और जो इसे कम करे वो डीएक्टिवेटर होता है। तो इस सूरत हाल में क्लोरीन जो है वो -I ग्रुप है, तो वो डीएक्टिवेटर है, और अगर डीएक्टिवेटर है तो उसको जनरली मेटा होना चाहिए था, परंतु इस केस में वो ऑर्थो पैरा रहता है, बिकॉज स्लाइड इसमें यहाँ पर फिर भी +R का कॉन्सेप्ट हमें मिलने की कोशिश होती है। वो कैसे होती है वो पूरी डिटेल मैंने समझाई हुई है। Now, inductive effect of chlorine destabilizes the intermediate carbocation, ये सही चल रहा है, formed during this electrophilic. However, due to more pronounced, गलत हो गया, more pronounced नहीं है ये, तो इसका मतलब यहां पर आपका असर्शन सही है, रीजन गलत है। अब यहां से एक और अच्छा मौका मिल गया हमें कि क्यों ना एक बार इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को भी समझ लिया जाए दोबारा, रिवीजन में काम आ जाएगा। अब देखो बेंजीन में हो क्या रहा है, जैसा मैंने कहा कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करने जाओगे तो वो एडिशन एलिमिनेशन ही है, एरेनियम आयन कॉम्प्लेक्स बनता है, वो ठीक है, बट कुछ रिएक्शन को यहां पर ध्यान रखो। देखो इनको इस तरह समझो कि यहां पर हमारे पास ये 6H लगे हुए हैं। अब देखना बच्चों ध्यान से, अगर मैं यहां पर डाल देता हूं लेट से CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, देखो अब ये एक लुईस एसिड है, आपको जैसा बनना है वैसे लोगों की संगत करो, क्योंकि ये एक लुईस एसिड है, तो अब ये क्या करेगा, ये चाहता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो जाए। तो यहां पर इस वाली कंडीशन में ये Cl को विद बॉन्ड तोड़ के ले जा रहा है, जिसकी वजह से ये बन जाएगा AlCl4- और यहां पर बन जाएगा CH3+। अब ये मिथाइल कार्बोकैटायन जब बना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमारे पास 6H लगे हुए हैं, मिथाइल कार्बोकैटायन एक बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल हो गया है, वो यहां पर अब देखो होना वही है, एडिशन होगा, एरोमेटिसिटी लूज होगी, H+ निकल जाएगा, परंतु हम इससे बोल देंगे कि एक तरह से एडिशन एलिमिनेशन साथ होने की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूट क्या हो रहा है, आप अगर देखें तो H+ हट रहा है और CH3 जाकर लग रहा है, तो एक तरह से CH3+ H+ को यहां से रिमूव कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को हटा रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और यहां मुझे क्या प्राप्त हो गया है, टोलुइन। और ध्यान है बच्चों इस रिएक्शन का नाम क्या था, क्योंकि यहां पर एल्काइल ग्रुप लग रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा एक और इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। मान लो मेरे पास बेंजीन है और मैंने यहां पर अब ये डाल दिया है, तो क्या बन सकता है मेरे दोस्त, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? वीडियो को रोककर 1 मिनट सोचेंगे आप। अच्छा अब आपने सोच लिया होगा, देखो ये जो H+ है ये इस पे तो अटैक नहीं करेगा,
ये तो इसी पे कर सकता है, और जैसे ही इस पे करेगा तो मुझे 2 कार्बोकेटायन मिल सकते हैं, और ये बेंजीन पे जाके H+ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये मेजर मिलेगा। याद आया ये क्या है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो। इसका मतलब आपकी तैयारी मस्त चल रही है। मेरे बच्चों ये क्यूमीन है। तो क्वेश्चन में इस प्रकार भी वो घुमा सकता है क्यूमीन बनाने के लिए। चलिए अगली एक और रिएक्शन आप लोगों ने देखी हुई है, वो क्या है? ये बहुत ही कॉमन रिएक्शंस है ना भाई, लेकिन ये दिमाग में रहनी चाहिए, आ रही हैं आजकल ये। यहां पर भी AlClC डाल दिया है, अनहाइड्रस डाल दिया है। ये क्या करेगा? और यहां पर प्लस जनरेट करेगा, फिर ये वहां अटैक कर देगा। ये जो बना है इसे कहा जाएगा एसिटोफिनॉल। और ये जो रिएक्शन हुई है बच्चों, क्योंकि यहां पर ये एसाइल ग्रुप, देखो इसको बोलेंगे एसाइल ग्रुप, एसाइल क्लोराइड, तो इसी को कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या कह देते हैं इसको? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। चलिए अच्छा बच्चों, ये यहां पर मैंने एसिटोफिनॉल बनाया। अगर मैं कहूं कि आप मुझे बेंजीन से ये बना के दिखाइए, इसे कह देते हैं हम बेंजोफिनॉल। तो अब आप कैसे बनाएंगे? अब देखो कोई खास बात नहीं है, वीडियो रोक के कर लो एक बार, लेकिन इसकी जगह पर अगर मैं बेंजीन ही लगा देता, मैं बेंजोइल क्लोराइड ही ले लेता और ये डाल देता, तो मेरा काम हो गया था, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो यहां पर भी क्या ही हो रहा है, कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो बेंजीन में इस तरह की कहानी हो सकती है। और यहां पर फिर एक बात समझ लेना कि अगर मान लो बेंजीन पे कोई ऐसा ग्रुप है, अब मैंने यहां पर OH लगा दिया, बेंजीन के साथ डायरेक्टली जो अटैच्ड है वो ऑक्सीजन है ना, उस पे लोन पेयर है, और वो अपने लोन पेयर यहां पर कॉन्जुगेशन में दे सकता है, यानी वो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सकता है। अब मान लो मेरे जो फ्रेंड है आदित्य है, वो मान लो आज किसी बात पे खुश हैं और वो शरबत बांट रहे हैं, रूह अफ़ज़ा के उन्होंने या किसी भी और शरबत के, हल्दीराम के शरबत के बड़े बड़े डब्बे मंगा लिए है ना, और उन्होंने वो शरबत बांट रहे हैं। इतने में हमारे जो मित्र हैं सूरज रतोड़ी जी, वो भी क्या करा, उन्होंने भी आके 4 बोतल दे दी। तो क्योंकि उन्होंने 4 बोतल दे दी तो उन्होंने आदित्य के शरबत बांटने के इस काम को सपोर्ट किया, उनकी शरबत बांटने की क्षमता बढ़ा दी, है ना। अच्छा ठीक वैसे ही हो रहा है, यहां पर बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को बुलाता है ना अपनी तरफ, इसको बुलाता है इलेक्ट्रोफाइल को, और OH भैया ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है बेंजीन पे। और कहां कहां बढ़ाएंगे? यहां पर जब बढ़ाएंगे तो ये इधर मूव कर जाएगा, तो ये फिर पैरा पे, वो तो पता ही है आपको, ऑर्थो पैरा, ज़्यादा जानकारी के लिए फिर मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां आना चाहेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो देखो ये एक्टिवेटर हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। कोई भी ऐसा एटम जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होगा, उसके पल्ले क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे या नेगेटिव चार्ज होगा, तो बेटा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्शन की तरफ ले जाएगा, वो एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, जैसा कि इस सूरत हाल में हुआ है। तो यहां पर अब अगर मैं डालता फिनॉल में डालता CH3Cl, तो मुझे ऑर्थो पैरा पे CH लगने के चांस हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं। परंतु यदि यहीं मैं कलेश कर दूं, मैं यहीं पर ही प्रॉब्लम कर दूं, प्रॉब्लम क्या कर दूं, जैसे मान लो अब आपको चाहिए क्या, आपको बेंजीन से चाहिए नाइट्रोबेंजीन, कैसे लगाएंगे?
अगर दिमाग में आज भी यही आ रहा है कि HNO3 डालेंगे सिर्फ विदाउट H2SO4 तो गलत आ रहा है दोस्त, क्योंकि फिर H+ अगर H+ को सब्स्टिट्यूट कर भी दे तो क्या होगा, और NO3 माइनस जा नहीं सकता, कोई रिपेल कर दिया जाएगा। तो क्या करा जाए? मुझे यहां पर जो लगाना है वो होना चाहिए NO2+। क्या होना चाहिए? NO2+। क्योंकि बेंजीन पे होता क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो मुझे बेंजीन पे लगाने के लिए अगर NO2 लगाना है तो NO2+ चाहिए, और NO2+ लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा? देखो, अगर मैं समझूं तो ये कुछ कहानी चल रही है HNO3 में। अगर ये OH- हटा दिया जाए तो यहां प्लस आ जाएगा, और OH- हटवाने के लिए, इसको बेस बनवाने के लिए एक बढ़िया एसिड चाहिए। तो we need H2SO4 to provide the acidic medium so that NO2+ will be formed। और NO2+ बन जाएगा तो फिर तो हो ही जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और फिर वो आपसे कह सकता है ऐसे बना लो एनिलीन। हाँ, तो बस फिर FeHCl डाल देना। तो देखो, ये कन्वर्जन आप करते आ रहे हैं, काफी मैंने समझाए भी हैं आपको। ये बन गया। अब यहां देखो ध्यान से, जो NO2 है ना मेरे दोस्त, उसके पल्ले प्लस है। कितनी बड़ी बात सिखा गया ना बेंजीन, कितनी बड़ी बात। आप कैसे लोगों से दोस्ती करते हो, यूट्यूब पे क्या देखते हो, किस तरह के विचारों को अपने जहन में जगह देते हो, यही आपका चरित्र निर्माण करता है। अगर आपने ऐसा ले लिया था ओ जैसा, जिस पे लोन पेड़ थे, इस पे ज्ञान था, तो आपको ज्ञान देगा वो, आपको पूर्ण करेगा वो। और आपने ले लिया कंगला N+ जैसा, तो अब ये तो खींच लेगा और प्लस फेंक देगा। तो अब ऑर्थोपैरा पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो अपना वक्त किसके साथ बिता रहे हो, इस बात पे ध्यान दो। इसने प्लस दे दिया, ऑर्थोपैरा पे प्लस आ गया, तो इसकी वजह से अब मेटा पे ही जाएगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जो बची खुची इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रही वो मेटा पे रही। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं ये डीएक्टिवेटर होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ध्यान रखना, कोई भी गलत नहीं होता, कोई भी सही नहीं होता। सुनने में लग रहा ना कि डीएक्टिवेटर है तो बड़ा गलत आदमी है, तो बट यही रिएक्शन अगर SNAR हो जाएगी, बता रखा है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें ये एक्टिवेटर हो जाएगा। सिचुएशन का बहुत बड़ा खेल होता है, ठीक है, सिचुएशन का बड़ा खेल है। नॉर्मल, अब तो डॉक्टर हो, अगर सही आदमी एंटीबायोटिक खा लेगा तो नुकसान हो जाएगा उसको, बीमार आदमी खाएगा तो फायदा करेगा उसको, उसका फायदा उसके नुकसान से बेटर होगा, बस इतनी सी बात है। तो ये हमने बात करी, और ये हमने देखा कैसे ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया और कैसे ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय C1 एंड C2 कार्बन रिस्पेक्टिवली इन द गिवन कंपाउंड। C1 C2 की बात कर रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है प्रायोरिटी से चलो, तो एस्टर वाले कार्बन को दे दो प्रायोरिटी। तो भैया उसमें क्या, ये sp2 और ये sp3, ये आंसर हो गया। इसका नाम भी अगर सोचना पड़े तो, इसका नाम भी सोचना पड़े तो, ये CHO है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है, ये इस प्रकार से कहानी है। मिथाइल पहले कर दोगे क्योंकि एल्काइल एल्केनोएट करते हो, मिथाइल के बाद इसका नाम लिखोगे 1 2 3 4 4, यहाँ पर क्या है एल्डो, 4 एल्डो, और ये क्या है, और 1 2 3 और 4 एल्डो पेंट 3 इन OH कर दोगे, खत्म। क्योंकि एल्काइल एल्केनोएट करते हैं, परंतु ये तो खैर बहुत ही सीधा था, तो इसकी और इसकी पूछी थी, इसने आपने बता दी। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब ध्यान से देखो, OH सबसे पहले देखना पड़ता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। मेरा जो नॉमेनक्लेचर का वीडियो है नीट एक्सप्रेस, इसी चैनल पे है दोस्तों। इसी चैनल पे मैंने ये पूरी डिटेल में समझाया है कि इस पंचांग फॉर्मूला को कैसे यूज किया जाता है, और सबसे पहले क्या देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। इसमें है OH है, तो अब मुझे वेटेज उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। यहां से जाता हूं तो 1 2 3 4, और यहां से जाता हूं तो 1 2 3, तो 3 पे तो यहीं से चलूंगा मैं। और वैसे भी अगर देखूं तो मेरे पास ब्रोमीन आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या कर लूं, 1
ब्रोमो 1 2 3 4 5, 5 क्लोरो 1 2 3 4 5 6, अच्छा मिथाइल भी तो है 4 मिथाइल, फिर 6 कार्बन है 3 4 5 6, सब में सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन 3 ऑल, तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो ये आ गया। डन है दोस्तों, आसान था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड विच शो मेटामेरिज्म इज, पहला है C3H6O। C3H6O अगर लेते हैं तो इसके अंदर क्या हो सकता है, पहले ये देखो ईथर बना के देखो, बन रहा है ईथर, यहां ऐसे हो गया, यहां ऐसे हो गया। अगर ये वाला बनाना है और दूसरा, फिर इसका सेकंड तो बन ही नहीं पाएगा, 3 वाले कार्बन में ये इशू है, और यहां हाइड्रोजन भी बढ़ गए, ये नहीं बना, यहां तो ऑक्सीजन था ही नहीं तो यहां नहीं बना, अब ये बचा और ये बचा। इसमें देख लेते हैं, विश्व आ गया तुम्हारा मेटामेरिज्म। अब यहां पर देखें तो 4 हो रहे हैं, तो ये हो गए, हाँ तो ये 3 भी कर सकता है, ये कर सकता है टू सम एक्सटेंट ये भी, तो बट सेकंड वाला आपने पहला उठा लिया। डाइहेड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेन, याद है बच्चों कंफर्मेशन के बारे में समझाया था, और अगला देखो पहले समझाया था और अगला भी टॉपिक है एल्केन वाला हाइड्रोकार्बन, वहां भी इसको और एक्सप्लेन किया जाएगा। बट हम जानते हैं डाइहेड्रल एंगल अगर 0 डिग्री है तो एक्लिप्स पोजीशन है, और अगर एक्लिप्स पोजीशन है तो वो लीस्ट स्टेबल है, और इथेन की बात कर रहा है तो 60 में ही आ जाएगा स्टैगर, तो इसने लीस्ट पूछा है तो 0 हो गया, क्योंकि 0 डिग्री पर देखो 2 पोजीशन थी इथेन की, एक्लिप्स थी, स्टैगर थी, यहां पर 0 डिग्री था और ये लीस्ट स्टेबल था। बस फिर काम खत्म। आगे आइए, अ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन अ सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। देखो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन क्या हुआ, ये जो कार्बोकैटायन है ये 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या है, और फिर पूछ रहा है ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। अच्छा अब देखो यहां पर आ जाएं तो ये हो गया, अब इस सूरत हाल में हम कहते हैं तो इसमें देखें तो 1 2 3 कार्बन और 9 हाइड्रोजन, सो 9 अल्फा H है, यहां पर 3 और 2, तो मेरे दोस्त इसका हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़िया, इसका वीक, तो ये स्टेबल हो गया देन दिस। तो हमने किसे समझाया, आई से समझा नहीं रहे, रेजोनेंस इसमें मैं दिख नहीं रहा, तो हमें ये रहेगा। डन है। हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मोर दी नंबर ऑफ अल्फा H मोर स्टेबिलिटी। तो यहां पर ये ध्यान देना है कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा H मोर स्टेबल दी कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। एक चीज और ध्यान रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन आयन के बारे में नहीं बताएगा। जानने के लिए अगर और डिटेल चाहते हैं पहले तो वो देख लें लेक्चर मेरा, और चाहते हैं तो उसके कमेंट बॉक्स में डाल देना, बता दूंगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जांपल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एक बार ये क्रोमेटोग्राफी है ना, इसमें आर का चक्कर आएगा, वो सब एक बार एनसीईआरटी से रीड करना है, वो जरूरी है। तो बच्चों ये रहा इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बार फिर से रिवीजन सेशन। आई होप जो क्वेश्चन करे हमने ये प्रीवियस वाले भी समझ में आ गए होंगे, कैसे अटेम्प्ट करना है क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।